देखे थे। उन शब्द रूपों में हमने तृतीया विभक्ति में देखा था कि बालेन, और षष्ठी के बहुवचन में देखा था बालानाम। इस तरह से आ रहा था। अब ये ना कई स्थानों पे णा हो जाता है, तो ये ना का णा कब होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए जो 12 खड़ी है, क ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये जो 12 खड़ी है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। 5-5 अक्षरों के 5 वर्ग हैं। जो इनके प्रारंभिक का वर्ग है उसके हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं। जैसे ये क से प्रारंभ है तो ये कवर्ग, कवर्ग में ये 5 अक्षर आएंगे। चवर्ग में ये 5 अक्षर आएंगे। टवर्ग में 5, तवर्ग में 5 और पवर्ग में 5। ठीक है, इनमें ये 5-5 अक्षर आते हैं। तो अब ना को ना करने का नियम क्या है? तो नियम ये है, रा श या री, इनमें से कोई भी एक शब्द हो। कंडीशन एक है कि रा श री के बाद कहीं भी ना हो। लेकिन आधा ना, स्वर रहित नहीं हो। ठीक है, स्वर रहित नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए। ना में कोई ना कोई चीज जुड़ी हो, हलंत वाला ना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इनके बीच में अपन ने क्या कहा? अपन ने कहा रा श री, इसके बाद कहीं भी ना हो तो इन दोनों के बीच में क्या हो? इनके
इनके मध्य में क्या क्या हो सकता है? तो इनके मध्य की कंडीशन जो है वो आपके पास लिखी हुई है पेज नंबर 11 में। क्या लिखा है? ऐसे शब्दों में ना के पूर्व रा, श, री में से कोई अक्षर अवश्य होना चाहिए और रेफादिक से ना के बीच श, ला, स, चवर्ग, टवर्ग और पुस्तक में पवर्ग छपा हुआ है वो तवर्ग है और तवर्ग ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। तो अब जैसे हमने कहा बालेन, बालेन, बालान और बालानाम। तो अब इनमें क्या होगा? तो इनमें देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि रा, शा या री हो। तो इनमें क्या है? बालेन में ना तो रा है, ना शा है, ना री है। तो पहली कंडीशन फिट नहीं बैठी। तो पहली कंडीशन ही फिट नहीं है तो दूसरी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ना एज इट इज रहेगा, इसका णा नहीं होगा। अब हम दूसरा एक देखते हैं। जैसे हमने राम का लिखा तो रामेन। अब रामेन देखेंगे तो रामेन में क्या हो रहा है? रामेन में पहली कंडीशन थी कि रा हो और उसके बाद ना हो कहीं भी। तो रा के बाद ना है हमारे पास, ना में हलंत ना हो, हलंत नहीं होना चाहिए, तो बिना हलंत का ना है। इनके बीच में क्या है? तो इनके बीच में रा और ना के बीच में माँ है, माँ है। तो माँ कौन से वर्ग में था? पा, फा, बा, भा, माँ। तो ये पवर्ग का है, माँ पवर्ग का। और हमारी कंडीशन में किसका निषेध है? चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग का, मतलब पवर्ग अलाउड है। तो दोनों कंडीशन सही हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना के स्थान पे णा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रामेण। ये समझ में आया कि रामेण को रामेण क्यों किया, ना का णा कैसे हुआ? आया भैया। किसी को कोई प्रश्न? अब जैसे रामान है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो यहाँ पे क्या थी? पहली कंडीशन है कि रा, शा, रा में से कुछ हो, री में से कुछ हो। तो ये तो है। और ना हलंत बिना हो। तो यहाँ पे लेकिन हाँ ना जो है वो हलंत के साथ है। तो पहली कंडीशन गलत हो गई। तो यहाँ पे रामान ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर रामा नाम है तो रामा नाम में क्या हो गया? रा हो गया, ना हो गया। इनके बीच में क्या है? माँ, माँ पवर्ग का है। तो ये दोनों कंडीशन सही हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा रामाणाम। अब जैसे मान लो विष के रूप चला रहे हैं, तो विष में तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? विषेन। ठीक है, विषेन। तो विषेन हो गया, शा आ गया। अपने पास तीन अक्षर क्या थे? रा, शा और री, है ना? शा है, शा के बाद ना है, ना बिला हलंत का, और इनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें भी ना का क्या हो जाएगा? अणा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो विषेण।
इसी प्रकार पुत्र, तो देखिए संध्याक्षर कुछ अक्षर होते हैं जो दो से मिलके बने हैं, जैसे ता धन रा बराबर होता है त्रा, आधा ता और रा मिलके बनता है त्रा, ठीक है। दा और या मिलके बनता है द्या, जो विद्या का द्या होता है। का और शा मिलके बनता है छा, जिसको आप छतरी वाला छा कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो पुत्र, तो पुत्र में क्या हो गया, पुत्रेन, इसकी तृतीया रहेगी। तो पुत्रेन में अब क्या हो जाएगा, बाण चले गए, पुत्रेण। हाँ, तो यहाँ पुत्रेन इस तरह से लिखेंगे तो रा और ना दोनों हैं, तो ये हो जाएगा पुत्रेण, ठीक है। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई समस्या तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं? नहीं भैया। और किसी को कोई समस्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पेज नंबर 11 में ही कारकों के लक्षण दिए जा रहे हैं कि कर्ता कारक कौन है, कर्म कौन है। तो कर्ता हमने पढ़ा था कि कर्ता जो भी वाक्य है उसमें क्रिया के साथ कौन कौन कर रहा है, इसका जो उत्तर रहेगा वह कर्ता रहेगा। मोहन गाता है, कौन गाता है, मोहन, तो मोहन कर्ता हो गया। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी। फिर आया आपका कर्म, कर्म, कर्म में क्या, क्या का जो उत्तर रहता है वह कर्म होता है। राम खाता है, तो कौन खाता है, राम। क्या खाता है, राम लड्डू खाता है, तो लड्डू क्या खाता है, लड्डू खाता है, तो लड्डू हो गया कर्म। तो यहाँ पे कर्म में लगती द्वितीय विभक्ति। क्या का जो उत्तर आएगा वो द्वितीय विभक्ति रहेगा, ठीक है। समझ में आया कि क्या में जो भी उत्तर आएगा वह द्वितीय विभक्ति रहेगा। भैया कर्ता में तो आएगा प्रथमा विभक्ति, हाँ, और कर्म में आएगी द्वितीय विभक्ति जी, ठीक है। तो अपन इनके कुछ वाक्य बना के देखते हैं। भैया कल जो बता रहे थे उसमें तो ये था कि जो कर्ता में आएगा उसमें भी प्रथमा विभक्ति आएगी और कर्म में भी प्रथमा आएगी। आहा, क्रिया में, कर्म में नहीं। कल जो बता रहे थे आप, कल में कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन रहेगा, ये बता रहे थे, हाँ, है ना। ये कर्म है, कर्म है, क्रिया अलग है। सॉरी, क्रिया और कर्म इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्रिया सबसे पहले आपको देखनी, क्रिया, क्रिया बताती है क्या कार्य हो रहा है, कार्य का बोध कराए। जैसे आपने कहा सोहन लड्डू खाता है, सोहन लड्डू खाता है, ठीक है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है खाने का, लड्डू खाना नहीं, खाना कार्य है,
क्रिया तो खाने की हो रही है ना, तो क्रिया हो गई खाना, खाता है। कौन खाता है? सोहन। सोहन कर्ता खाता, हो तो गए। सोहन हो गया कर्ता। क्या खाता है? लड्डू। तो लड्डू हो कर्म गया हो। कर्म। अब समझ में आया, कर्म, क्रिया और कर्ता, करता है ना। ठीक। जैसे अपन एक और उदाहरण ले लें, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पढ़ता। क्रिया क्या हो गई? पढ़ता। पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो गया कर्ता। क्या पढ़ रहा हूँ? पुस्तक कर्म हो गए। पुस्तक, पुस्तक हो गया कर्म। तुम फूल सूंघते हो। क्रिया हो गई सूंघना, सूंघते। है ना। कौन सूंघ रहा है? तुम सूंघ रहे हो, तो तुम हो गए कर्ता। और क्या सूंघ रहे हो? फूल, तो फूल हो गया कर्म। ठीक है, अब क्लियर है आपको? ठीक है। कर्म, क्रिया, कर्ता ये अलग अलग हैं। हाँ समझ गए वो। जी। ठीक है, तो जब भी कोई हिंदी वाक्य है आपके पास और आपको उसको, हिंदी या किसी भी भाषा में वाक्य है आपके पास और उसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या है? पहला कार्य है क्रिया ढूंढना, कि क्रिया क्या है। उस वाक्य में क्रिया की खोज करो। क्रिया मिल गई। दूसरा है आपके पास फिर स्टेप, कर्ता की खोज। कर्ता कौन है? तीसरा स्टेप आपका होगा कर्ता के अनुसार क्रिया लिखें। उसके बाद फिर आगे का काम होगा। तो अपन जैसे इनको करके देखते हैं। हमने कहा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, क्रिया हो गई पढ़ता हूँ। हमने सबसे पहला स्टेप था क्रिया। दूसरा स्टेप क्या लिखा है? दूसरा लिखा है कर्ता की खोज। तो कौन पढ़ता है? मैं हो गया कर्ता। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए, कर्ता जो है वो कितने वचन का है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? एक वचन का। एक वचन, क्योंकि मैं अकेला हूं तो कर्ता एक वचन है, तो यहाँ क्रिया में भी लिख लो एक वचन। ठीक है, अब मैं कौन सा पुरुष है? मध्यम, अन्य, मध्यम, उत्तम? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो यहाँ पे भी लिख लो उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आप निकाल लो पढ़ता है के लिए क्या कहते हैं। तो आपने रूप पढ़े थे, पठती, क्या है आगे? हाँ, फिर आगे पठसी, पठता, पठामी, पठामी, पठावे, पठा। तो अब ये बताइए उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है वहां? पठामी। पठामी, तो यहाँ आप लिख दीजिए पठामी। ठीक है, मैं के लिए आप क्या लिखोगे? अहम। ठीक है, अहम पठामी। अब पुस्तक क्या है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हो गया कर्म। पुस्तक कितनी है? एक। एक,
तो एक वचन कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया विभक्ति, क्योंकि कर्म है। तो पुस्तकम, तो अहम पुस्तकम पठामि। अब यदि ये समझ में आया इतना? हाँ जी, भैया जी। अब अगर इसी में मैं हल्का सा परिवर्तन कर दूं, मैं कहूं मैं पुस्तकें पढ़ता हूं, तो अब क्या हो गया? ये जो पुस्तकें हैं ये कर्म है, लेकिन अब ये वचन इसका क्या हो गया? बदल गया, ये हो गया बहुवचन। पुस्तकें। तो केवल किसमें परिवर्तन आएगा? पुस्तकम की स्थान पे अब क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये हो जाएगा पुस्तकानी। नपुंसकलिंग में है। तो अहम पुस्तकानी पठामि। तो देखो, कर्म का बहुवचन में था, कर्म बहुवचन में था, लेकिन क्रिया अभी भी काय में है? एक वचन में है। ठीक है ना? क्योंकि क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार। अब इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर दिया? मैं की जगह पे मैंने लिख दिया हम दोनों, हम दोनों पुस्तकें पढ़ते हैं, हम दोनों पुस्तकें पढ़ते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता कौन हो गया? हम दोनों। तो हम दोनों कौन सा है? उत्तम पुरुष है। मध्यम, ये उत्तम नहीं, हम दोनों तो उत्तम पुरुष हुआ ना। हाँ, तो क्रिया भी आपकी क्या रहेगी? उत्तम पुरुष। हम दोनों का वचन क्या हो गया? द्विवचन, दो वचन, द्विवचन। तो क्रिया भी काय की लगेगी? अब द्विवचन की। तो अब अपन को क्या करना है? क्रिया में उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है? पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः, है ना? तो पठावः, पठावः आ गया। और यहाँ हम दोनों के लिए क्या है? आवाम। तो आवाम पुस्तकानि पठावः। तो यहाँ आप देखोगे कि आपका कर्ता द्विवचन था, तो क्रिया भी द्विवचन। कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष। कर्म और क्रिया का आपस में संबंध नहीं है। क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से। ठीक है? भैया जी, पुस्तक का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का पुस्तकान, पुस्तकान नहीं आएगा? पुस्तकान नहीं, ये नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग के अलग तरह से चलते हैं। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो वैसे चलते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार आपको सबसे पहला कार्य है क्रिया ढूंढना, क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद कर्ता का वचन क्या है, कर्ता कौन सा पुरुष है, उसी के अनुसार क्रिया। ठीक है? क्लियर है? कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक। तो कर्ता के लिए क्या प्रश्न करना है? कौन। और कर्म के लिए आपका प्रश्न रहेगा क्या। अच्छा, है ना? ठीक है? तो आज हम आप लोगों को कुछ वाक्य देंगे, उसमें आपको संस्कृत नहीं करना है, आपको उसमें कर्ता कर्म क्रिया बताना है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, किस पुरुष का है, कितने वचन का है। जैसे यहाँ नीचे लिखा है ना कि कर्ता कर्म क्रिया द्विवचन बहुवचन उत्तम पुरुष, है ना? तो इस प्रकार से आपको बताना है। उसमें संस्कृत में अनुवाद नहीं करना है, केवल आपको हिंदी में ही बताना है कि कर्ता कर्म क्रिया आदि क्या क्या है। ठीक है? चलिए आज का यहीं पूर्ण करते हैं।